नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं देहरादून से। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज। बड़ी खबर, अहम जानकारी। सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक और कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। महिलाओं को 75% सब्सिडी पर हो सकती है चर्चा। शिक्षकों के पद बढ़ाए जाने पर भी निर्णय संभव। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त के देहरादून से। शिक्षकों के पद बढ़ाए जाने पर की संभावना। बड़ी खबर, अहम जानकारी। प्रदेश मंत्रिमंडल की अहम बैठक, सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक। बैठक में कई अहम मुद्दों पर मुहर लग सकती है। बता दें कि बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की देहरादून से। प्रदेश मंत्रिमंडल की अहम बैठक आज। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नारी शक्ति वंदन महोत्सव कार्यक्रम में उमड़े जनसैलाब को प्रणाम करते हुए आगामी उत्तरायणी और पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में विभिन्न महिलाओं समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। अपने संबोधन में कहा कि जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए आत्मनिर्भर भारत को धरातल पर उतारने का कार्य कर रहे हैं, वहीं मातृशक्ति की प्रतिभा और कौशल को परिचित कराने का कार्य भी कर रहे हैं। और कहा कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण में मातृशक्ति द्वारा दिए गए योगदान को कभी नहीं भूल सकते। साथ ही मातृशक्ति के सहयोग से बिना किसी भी समाज या किसी भी राष्ट्र का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। जनता को संबोधित करते हुए राम मंदिर आंदोलन में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया था और साथ ही आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का उद्घाटन है। उन्होंने मातृशक्ति से आह्वान किया कि घर घर जाकर राम दीपोत्सव पर्व मनाने के लिए लोगों को जागरूक करें। 22 जनवरी को हर घर दीप जलें, हर मंदिर में भगवान राम का गुणगान किया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रेसकोर्स बन्नू स्कूल में आयोजित राम राग एक संध्या राम के नाम भजन संध्या में शामिल हुए। उन्होंने पद्मश्री कैलाश खेर और कन्हैया मित्तल को सम्मानित करते हुए कहा कि कैलाश खेर और कन्हैया मित्तल अपने भजनों के माध्यम से दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। उनके भजन भाव विभोर करने के साथ दिल को छू जाने का कार्य करते हैं। दोनों गायकों के भजनों से पूरा वातावरण राममय होने के साथ ही बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और लोग पूरी तन्मयता से श्री राम की भक्ति में सरोबोर नजर आए। वहीं संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित इस भजन संध्या में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रभु श्री राम हमारे आदर्श हैं, जिनकी सभी लीलाएं मानव जीवन में अनुकरणीय है। सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए मानव जीवन में हमारे और आपके लिए वे अवतरित हुए हैं, क्योंकि समाज को अच्छे मनुष्य बनो और अच्छे मनुष्य बनाओ का संदेश देना है। आगामी 22 जनवरी को रामलला अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं और ये एक ऐसा अवसर है जिसके लिए हमने वर्षों से इंतजार किया। उत्तराखंड सरकार और राज्य चुनाव आयोग की ओर से अब तक निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं किए जाने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा के खंडपीठ ने
सरकार के जवाब से असंतुष्ट होते हुए शहरी विकास सचिव को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए। जसपुर निवासी अनीस ने जनहित याचिका दायर कर रहा है। जसपुर नगर पालिका सहित प्रदेश की नगर पालिकाओं का कार्यकाल 2 दिसंबर को समाप्त हो गया, पर सरकार ने अब तक इसके चुनावी घोषणा तक नहीं की है और इस पर कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर सरकार निकाय चुनाव को लेकर गंभीर होती है तो अब तक निकाय चुनाव हो गए होते, लेकिन सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है और न ही निकाय चुनाव को लेकर गंभीर है। आखिर क्यों उत्तराखंड में हर मामले को लेकर हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है? सरकार चुनाव कब तक कराएगी? और सरकार का जवाब है 6 महीने के अंदर। लेकिन सरकार ने निकाय चुनाव ना कराकर लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। सरकार निकाय चुनाव कराने के प्रति न कभी गंभीर रही है, न गंभीर है। माननीय उच्च न्यायालय को पूछना पड़ रहा है कि आप चुनाव कब तक करेंगे, और मजबूर होकर सरकार को जवाब देना पड़ रहा है कि हम 6 महीने के अंदर चुनाव कराएंगे। सभी झूठ अदालत में भी बोलने का काम भाजपा सरकार करती है, क्योंकि 6 महीने के अंदर तो आपके पार्लियामेंट के चुनाव होने हैं। क्या पार्लियामेंट के चुनाव नहीं कराएगी क्या? कब आप चुनाव कराएंगे? होना ये चाहिए था कि निर्वाचित प्रतिनिधि ही निर्वाचित प्रतिनिधियों को चार्ज देते, जो संविधान में व्यवस्था भी है, संविधान संशोधन भी कहता है। लेकिन सरकार ने लोकल बॉडी के चुनाव न करा करके जो स्थानीय निकाय के लोकतंत्र है, हमारा प्रथम सीढ़ी का लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया है। हमारी तो इच्छा थी, तो इससे भी अच्छे चैनल बन जाए। हाँ। अगली खबर रुद्रपुर से है, जहां गौशाला का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। गौशाला का उद्घाटन करते हुए विधायक अजित कुमार उर्फ राजू यादव ने कहा कि आवारा गोवंश किसान के सबसे बड़ी समस्या थी और इस समस्या के निदान के लिए सरकार ने गौशाला का निर्माण करा दिया है। अब गांव से लेकर हर सप्रभांत के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो गांव की गायों की सेवा, उनके चारे की व्यवस्था में अपना सहयोग दे। उन्होंने कहा कि गाय की सेवा करना सभी का धर्म है। हमारे समाज में गाय का काफी योगदान रहा है। सरकार ने आवारा घूम रहे गोवंश को सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए गौशाला का निर्माण कराया है और इसके लिए सरकार ने अलग से बजट का प्रावधान भी किया है, जिससे यहां पर रहने वाले गोवंश भूखे और प्यासे न रहें। उधम सिंह नगर के बाजपुर में कुछ दिनों पहले चीनी मिल परिसर से ट्रैक्टर चोरी हो गया था और जिसे पुलिस ने सफलतापूर्वक बरामद कर लिया। साथ ही ट्रैक्टर समेत 3 चोरों को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह ने ट्रैक्टर चोरी का खुलासा करते हुए बताया कि बाजपुर चीनी मिल से ट्रैक्टर चोरी होने की सूचना मिली थी, जिसका संज्ञान लेते हुए टीम गठित कर दी गई है। मौके से जानकारी प्राप्त हुई है कि एक व्यक्ति ने गन्ने से भरी ट्रॉली चीनी मिल में खड़ी की थी और तोल का नंबर देकर आने की वजह से वो रात में ही पास में बने किसान भवन में जाकर सो गया। जब वो वापस लौटा तो ट्रैक्टर वहां से गायब था। को बाजपुर चीनी मिल से एक ट्रैक्टर गायब होने की सूचना मिली थी। तत्काल थानाध्यक्ष बाजपुर के नेतृत्व में हमारी टीम मौके पर पहुंचेगी तो वहां पे ये जानकारी हुई कि सरफराज नाम के व्यक्ति हैं जो कि गन्ने से भरी हुई टाली ले आकर के वहां पे लगाए थे और किसी आवश्यक काम से वहीं पे छोड़ के चले गए थे। बाद में जब ये लौटे तो उनके जो ट्रैक्टर था वहां से गायब था। चूंकि पेराई का सीजन चल रहा है और बहुत सारी संख्या में काश्तकार वहां पे अपना गन्ने की ट्रालियां और जो अपने ट्रैक्टर है लेकर के आ रहे हैं और इस तरीके से चोरी की घटना को अंजाम देकर के एक सनसनी फैलाई गई थी। इसको हमने पूरी गंभीरता से लिया और इसके बाद 4 टीमों को बनाया गया। चारों टीमों ने बहुत संवेदनात्मक तरीके से और तकनीकी साक्ष्य संकलित किए, जिसमें हमें इस ट्रैक्टर को ट्रैक करने में सफलता मिली, जिसमें ये जानकारी लगी कि कुछ लड़के जो कि बुलेट से आए हुए थे और इनकी संख्या 3 थी। इन्हीं में से एक लड़के के द्वारा उसको चला करके ले जाया गया। इनको हमें मिलक खानम
जो जनपद रामपुर है वहां से पकड़ने में सफलता मिली। घटना में जो ट्रैक्टर चोरी हुआ था उसको हमने बरामद कर लिया है। ये जो 3 अभियुक्त थे इनको भी हमने पकड़ लिया है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा जो घटना में प्रयुक्त बुलेट थी वो भी हमने बरामद कर ली है। साथ ही इनके पास जो 3 मोबाइल थे जिससे लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे और पुलिस को घुमाने के लिए लंबे रास्ते का प्रयोग कर रहे थे और जिगजैग होकर के और ये फिर मिलक थाना में पहुंचे थे। पूछताछ में अभियुक्त गणों के द्वारा ये बताया गया कि ये गोपी गोविंदर सिंह नाम का एक लड़का स्वार का है और इसको एक ट्रैक्टर की जरूरत थी क्योंकि ये खनन और अन्य चीजों में वहां पे जुड़ा हुआ है रामपुर जनपद में। और इसके 2 साथी परमजीत और प्रदीप हैं, अमरजीत और प्रदीप, जो कि गन्ने लेकर के और स्वार क्षेत्र से यहाँ पे बाजपुर चीनी मिल में आते हैं और इनको यहाँ पता है कि जो काश्तकार हैं वो अपना ट्रैक्टर लगी हुई ट्रालियां वहां पे छोड़ के कई बार चले जाते हैं। ये मौके की तलाश में थे और ये सरफराज का जो ट्रैक्टर था उसका काफी दिनों से पीछा कर रहे थे और इनको उस दिन सफलता मिली 11 साढ़े 11 बजे करीब में, जब सरफराज अपना ट्रैक्टर छोड़ करके और कहीं चले गए थे तो इन्होंने हुक निकाला और लेकर के फिर ये ट्रैक्टर को वहां से चले गए। इस तरीके से ट्रैक्टर और घटना में प्रयुक्त बाइक और ये 3 मोबाइल हमने बरामद किया है। तीनों अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया। आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष हमारे द्वारा पेश किया जा रहा है। रुद्रपुर जिले में ठंड के बढ़ते प्रकोप के चलते उधम सिंह नगर के जिला अधिकारी उदयराज सिंह ने जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को 13 तारीख तक बंद करने के आदेश कर दिए हैं। और बता दें कि पहले जिलाधिकारी ने 6 जनवरी से 10 जनवरी तक सभी स्कूलों में अवकाश की घोषणा की थी, लेकिन शीतलहर के चलते मौसम विभाग ने जिले में येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते 11 तारीख की सुबह शीतलहर के साथ घना कोहरा होने का भी अनुमान लगाया गया है। और उसी को देखते हुए जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने जिले में 11 जनवरी से 13 जनवरी तक सभी स्कूलों में अवकाश की घोषणा की है। देश भर में असमंजस की स्थिति बनाने वाले कोविड-19 के नए वेरिएंट J.N.1 को इन्फ्लुएंजा के मामले को लेकर उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार का कहना है कि इन्फ्लुएंजा की जांच सभी लैब में चल रही है, जितने भी मामले आ रहे हैं उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि J.N.1 को लेकर उत्तराखंड में किसी भी संदिग्ध में पुष्टि नहीं हुई है और हाल ही में 2 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है, जिसके साथ ही अभी कोई घबराने वाली बात नहीं है। नहीं, इन्फ्लुएंजा की जांच चल रही है, हमारी लेबोरेटरीज में चल रही है और अभी जितने भी केसेस हम आ रहे हैं उसको एक क्लोज मॉनिटरिंग हमारी बनी हुई है। और जहां पे J.N.1 वगैरह के स्ट्रेन है वो अभी इसकी फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि सैंपलिंग इत्यादि के लिए उसमें समय भी लगता है, हफ्ता 10 दिन का समय लगता है। जो 2 पेशेंट्स हमारे आए थे कोविड पॉजिटिव अभी हाल ही में, तो उनका हम लोगों ने जांच के लिए भेज दिया है। और वैसे कोई घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सिचुएशन कंट्रोल में है और स्थिति पे हम लोग लगातार नजर बनाए हुए हैं। सर्दी खांसी के बाद जो है खटीमा में सुरई वन रेंज के अंतर्गत सरपुड़ा गांव के जंगल किनारे सुबह टहलने गई महिला पर बाघ ने हमला कर दिया, जिस कारण उनकी मौत हो गई। मृतक महिला का नाम सुभावती देवी है, जिसकी उम्र 50 वर्ष है। बता दें कि बाघ घात लगाए बैठा था, तभी अचानक उसने महिला पर हमला कर दिया और जंगल में खींच कर ले गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय ग्रामीणों में हड़कंप और चीख पुकार मच गई। साथ ही सूचना पाकर वन विभाग भी मौके पर पहुंच गया। इसके साथ ही बंदर वक्त गाड़ी के साथ जंगल में महिला की तलाश शुरू कर दी गई और कड़ी मशक्कत के बाद बाघ के चंगुल से शव को बरामद किया गया। तो इस तरीके की विगत 2 वर्षों के अंतर्गत कम से कम 10-11 घटनाएं घट चुकी हैं हमारे जाओ परसा से लेकर के नवदिया तक। और
इन घटनाओं से हमारे क्षेत्र के लोग बहुत ही भयभीत हैं। उनके अपने पशुपालन से संबंधित कार्यों के लिए, जलौने के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तो हम प्रशासन से और वन विभाग से ये मांग करते हैं कि जो ये हमलावर बाघ हैं, ये एक ही हैं या अलग अलग हैं। अगर एक ही हैं तो इसको पकड़ने के लिए प्रशासन पूरी जांच करे, इनके सैंपल भेजे अपने जो भी लैब होते हैं उनको, और नहीं उसके अलावा ये क्लियर नहीं हो रहा है तो कम से कम हमारी बस्ती के चारों तरफ सोलर फेंसिंग हो कि अचानक से जंगली जानवर बस्ती में ना आ पाए, और जिससे कि आम लोगों का जीना थोड़ा सा सुकून हो सके। सुबह हमको सूचना मिली थी कि जो हमारा सरपुरा ग्राम है सुरई रेंज में स्थित, उसके जंगल से लगे हुए क्षेत्र में एक महिला शौच के लिए बाहर गई थी। तो सुबह 6:30 बजे की घटना है और बताया गया कि उसको बाघ के द्वारा उस पर हमला कर दिया गया है। तो हमने उसकी शव ढूंढने की काफ़ी प्रयास किया, तो अभी उसका शव भी हमको मिल गया है। और इस महिला का नाम शुभावती बताया गया है, पत्नी श्री गिरजा प्रसाद। इसकी उम्र 50 वर्ष के लगभग थी और महिला सुबह शौच के लिए जंगल की ओर को गई थी। क्योंकि जो प्राथमिक सूचना हमें प्राप्त हुई है उसमें यह बताया गया है। अभी कुछ समय से हमने काफ़ी यहाँ पर प्रयास करे थे कि हम जितना मिनिमाइज कर सकें इस संघर्ष को, जितना कम से कम हो सके इस प्रकार के संघर्ष को, मानव वन्य जीव संघर्ष को हम नियंत्रित करें। देहरादून में 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के विराजने को लेकर देश भर के लोगों में भारी उत्सुकता देखने को मिल रही है, जिसके साथ ही देवभूमि निवासियों के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम की तरफ से अयोध्या आवागमन के लिए 8 बसों का संचालन शुरू किया गया है। इस बात को लेकर उत्तराखंड परिवहन निगम के महाप्रबंधक दीपक जैन ने कहा कि अयोध्या जाने के लिए टनकपुर, हल्द्वानी और राजधानी देहरादून से बस सेवा शुरू की जा चुकी है, और जिसके साथ हरिद्वार से भी आज से बस सेवा शुरू हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो आने वाले समय में बसों की संख्या भी बढ़ा दी जाएगी। अयोध्या के लिए जैसे 22 तारीख को वहाँ पे मंदिर का शुभारंभ हो रहा है, तो उसमें यात्रियों की डिमांड को देखते हुए हम लोगों ने कुछ बस सेवाएं शुरू करी हैं, जिसमें टनकपुर से, हल्द्वानी से और देहरादून से बस सेवा प्रारंभ की जा चुकी है, और हरिद्वार से भी आज बस सेवा प्रारंभ हो रही है। सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को सहजता से लाभ पहुंचाने के लिए जनपद में समय समय पर तहसील दिवसों और शिविरों का आदि का आयोजन किया जा रहा है, और इसी क्रम में जिलाधिकारी नवनीत पांडे के निर्देश पर 10 जनवरी से 12 जनवरी तक टनकपुर नगर पालिका सभागार में बहुउद्देशीय सेवा शिविर का आयोजन किया गया। ये जानकारी देते हुए तहसीलदार जगदीश गिरी ने बताया कि चंपावत के दूरस्थ खिरद्वारी ग्राम के सभा के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के लोगों के लिए शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें श्रम विभाग, पंचायती राज, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, आधार कार्ड पंजीयन, आयुष्मान कार्ड से संबंधित समस्याओं का समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया गया। शिविरों में विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र के साथ ही विभिन्न योजनाओं के सभी लोगों को लाभान्वित किया गया। उन्होंने बताया कि इन सभी लोगों को वाहन के माध्यम से आने जाने की व्यवस्था समाज कल्याण विभाग द्वारा की गई थी। इसमें जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार 10 से 12 तारीख तक इसमें ग्राम खिरद्वारी के अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए यहाँ पर विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें विभिन्न विभागों के द्वारा जो भी उनको सुविधाएं प्रदान, जो भी उनको सहायता सुविधा विभाग के द्वारा दी जाए, उनको यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। राजस्व विभाग से आय, जाति, स्थायी निवास प्रमाण पत्र तथा भूमिहीन परिवारों को उन्हें भूमि आवंटन हेतु पत्रावलियां तैयार की गई हैं।
इस प्रकार से उन्हें 3 दिन तक यहाँ पर जो भी विभाग की सारी सुविधाएं हैं उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है। उनके आने जाने के लिए विशेष व्यवस्था करके उन्हें यहाँ पर बुलाया जा रहा है। रामनगर विधानसभा के मदर गलूरी पब्लिक स्कूल टांडा के 12वीं की छात्रा उन्नति डंगवाल ने राष्ट्रीय स्तर पर अंडर 17 स्तर पर सिल्वर मेडल जीता। वहीं उन्नति डंगवाल अपने गृह क्षेत्र रामनगर ग्राम लक्ष्मी पुरबुनिया पहुंची और बता दें कि जनप्रतिनिधि मदर गलूरी पब्लिक स्कूल शिक्षक बच्चों और स्थानीय ग्रामीणों ने जोरदार इनका स्वागत किया। उन्नति डंगवाल की बचपन से ही खेल के प्रति रुचि है। उन्नति डंगवाल ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और उनके शिक्षकों को दिया और उनकी सफलता से उनके गांव ग्राम लक्ष्मी पुरबनिया में खुशी का माहौल है। टीम को, सर को, प्रिंसिपल मैम को, सिंचाई को, कहाँ है सिंचाई मेरे? मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मालूम नहीं था इतने सारे आए जाएंगे। आने वाली 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उसी समय उसी प्रकार आज का दिन भी हमारे लिए, विशेषकर हमारे गांव के लिए, हमारे गांव की बेटी उन्नति डंगवाल, इन्होंने अपने गांव का ही नहीं क्षेत्र का, पूरे नैनीताल जिले का, पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। मैं इसके लिए सभी लोगों को, जिन लोगों ने आज यहाँ पर अपना समय दिया और बेटी के उत्साहवर्धन के लिए अपना अमूल्य समय दिया, उसको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे आए हैं, मैं सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारी बेटी आगे जाकर के सिल्वर से आगे गोल्ड मेडल प्राप्त करेगी। इसी शब्द के साथ अपनी बारी को बुला देता हूँ। धन्यवाद। उत्तराखंड ने संकल्प लिया है कि भारत सरकार की ओर से निर्धारित 2025 तक टीबी मुक्त होने के लक्ष्य को पहले ही पूरा कर लिया जाए। इसलिए सरकार ने 2024 के टीबी मुक्त उत्तराखंड करने का लक्ष्य किया है। वहीं पूरे प्रदेश में निश्चित मित्र बनाने में उत्तराखंड राज्य दूसरे स्थान पर है। बता दें, इसी कड़ी में स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि उत्तराखंड को टीबी मुक्त बनाने को लेकर कवायद चल रही है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि 20,000 टीबी मरीजों को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 10,000 मरीज ठीक हो गए हैं और 9,700 के आसपास का इलाज जारी है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि इसका कोर्स 12 महीने का रहता है। देखिए, जैसे मैंने बताया कि 20,000 हमारा था टारगेट और 20,000 में से जैसे 10,000 ठीक हो गए हैं, 9,700 के आसपास अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो इस साल क्योंकि 12 महीने का कोर्स रहता है, 9 से 12 महीने का, तो इस साल हम कोशिश हमारी ये रहेगी कि 9,700 के आसपास जो रेस्ट ऑफ द लोग हैं, उनको, जिनको हमने निक्षय मित्र से जोड़ा है, और उनको उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट होके वो कंप्लीटली इस टीबी के साइकिल से बाहर निकल जाएं। और बाकी जो अनस्क्रीन्ड हैं और अभी जिन्होंने निक्षय मित्र के साथ जिनको हम लोग नहीं जोड़ पाए हैं, तो उनको हम लोग अभी ट्रीटमेंट रेजिमेंट में ले आने की कोशिश करें। अल्मोड़ा में 2 सगे भाई ट्यूबवेल की मदद से कच्ची शराब बना रहे थे। पुलिस ने छापा मारकर इस मामले का भंडाफोड़ किया। जिले में इस तरह का ये पहला मामला है जो यूट्यूब के मदद से गुपचुप कच्ची शराब बनाई जा रही थी। दरअसल अल्मोड़ा जिले के देघाट पुलिस ने चेकिंग के दौरान दूरस्थ ग्रामीण के फोटी कुआ में 2 सगे भाई कच्ची शराब बनाने के उपकरण के साथ पकड़ा। वहीं 28 टीन जिसमें करीब 400 लीटर कच्चा लहन बरामद कर मौके पर ही उसे नष्ट कर दिया गया। वहीं बता दें कि पुलिस ने उनके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरा भाई मौके से फरार हो गया। वहीं फरार अभियुक्त की तलाश फिलहाल जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।